हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, योर चैनल स्पेशली। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम एक सीरीज चालू किए हुए हैं कल से। हम उसमें इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और 2-3 लेक्चर और आपका आएगा जिसमें बेसिक्स आपको पता चलेंगे इकोनॉमिक के। उसके बाद जाके हम बढ़िया पेस में स्पीड अप करके पढ़ सकेंगे, अपना सिलेबस फटाक से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अभी आने वाला जो 1-2 लेक्चर है आपका, वो आपका बेसिक्स कंप्लीट करेगा। तो मैं आशा करता हूँ जो पहला लेक्चर जो आपका है वो आप अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे और देखे होंगे कि अगर कुछ क्वेश्चन आया होगा उसमें से तो आपका उसमें बन गया होगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम जो कल पढ़े हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें और उसमें से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो कि है। और इससे क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से हम ये चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप अपना नोट्स खोल लो, मैं भी इधर देख के आपको फटाफट वैसे ही पढ़ा दूंगा, वैसे ही एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखे थे इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस हमने देखा था। तो उसमें हमने बेसिकली क्या देखा था। तो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, 10 मिनट 15 मिनट तक मैं ऐसे कुछ रिवाइज आपको करवा दूंगा और उसी में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो इधर बता दूंगा, जो कि पहले लेक्चर का हो चुका है। और फिर जाके 15 मिनट बाद ये चीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको जैसा लगा कुछ भी सजेशन देना हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मैं बताया था इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बोला था इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी ऑफ इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। तो ये मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने क्या बताया था, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक में इकोनॉमी जो होता है उसको इकोनॉमी का सिंपली वर्ड में उसका क्या मतलब है। तो इकोनॉमी का सिंपली आपका मतलब क्या है, तो यूज ऑफ वो लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। मैंने लिखा था बोर्ड पे, आप भी अपने नोट्स में अगर नोट्स बना रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाना भाई, और जिससे क्या है कि आप रिवाइज अच्छे से कर पाओ और मैं जो ये करूंगा ना उससे आपका बहुत मतलब फटाक से आपको याद हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए उसमें मैंने क्या आपको बताया था कि यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ एफिशिएंट मैनर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, उस चीज का अच्छे से और एफिशिएंट यूज करने को ही हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बोलेंगे। ठीक है, ये चीज हमने देखा था। उसी को अगर हम और दूसरे भाषा में हमने क्या लिखा था, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यूटिलाइजेशन यानी कि किसी भी चीज का यूटिलाइज करना एक एन ऑप्टिमम मैनर में, यानी कि एक बहुत फायदेमंद मैनर में किसी भी लिमिटेड चीज का यूटिलाइजेशन को भी हम इकोनॉमी बोल सकते हैं। और हमने क्या लिखा था, तो हमने लिखा था एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को आप किसी को एलोकेट करते हो, यानी कि जैसे कि आप देखे हो बजट जो आता है हमारा, बजट में क्या होता है कि हर एक मिनिस्ट्री को पैसा जो है वो इक्वली एलोकेट किया जाता है। तो वही बात है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आप क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये भी क्या बोल सकते हो, तो ये भी आप बोल सकते हो इकोनॉमी के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद एक चीज आप वहां पर नोट कर लीजिएगा, अगर मैंने आपको वहां नहीं लिखा हो तो अभी लिखा देता हूँ, एक सेकंड। इकोनॉमी के बारे में एक चीज और वहां पर अभी नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी को हम और क्या मतलब, इसका जो इकोनॉमी का एक बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत जगह बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मींस हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमी को हम डिफाइन करें, इंडिया के इकोनॉमी को हम पर्टिकुलर करके एक बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी। तो वैसे ही ये जो इकोनॉमिक है ना, ये इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप जानते हो इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, तो और वैसे भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं, आप ये चीज नोट कर लेना, ए जियोग्राफिकल एरिया। इसको आप क्या करना ना, नोट डाउन करके एक नोट लगा लेना, स्टार मार्क कर लेना और ये चीज को आप लिखना। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं इसमें लिखा हूं, बहुत सिंपल मैंने यूज किया लैंग्वेज, क्योंकि देखिए हमको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, हमको एग्जाम निकालना है। तो जिसको आपको कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करने में हेल्प करे, तो सिंपल इंग्लिश से ही काम चल जाता है और आपको समझ भी आएगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, जो इकोनॉमी होता है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया इंडियन इकोनॉमी का, तो इंडियन इकोनॉमी मींस अ जियोग्राफिकल एरिया, अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज इज यूज्ड इन एफिशिएंट मैनर, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर वो एरिया जहां पर जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उसका हम अच्छे से एफिशिएंट मैनर में हम वो यूज कर सकें, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे कि मैं इसमें ये चीज नोट कर लो, है ना, नोट कर लियोगे, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने देखा कि इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं, कि एक छोटा सा एक ऐसा वो पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जहां पर जो रिसोर्सेज है ना उसको हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो जैसे कि वो जो पार्टिकुलर एरिया आपका आता है ना, ये जियोग्राफिकल एरिया है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो सिटी भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई कंट्री भी हो सकता है। समझ लो, तो कंट्री का जैसे इंडियन इकोनॉमी का मैं बात बोला आपको कि इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका कोई सिटी हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो एक पार्टिकुलर एरिया है ना, वो सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी। समझ रहे हो? तो एक पार्टिकुलर एरिया जिसका जिसका रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उसको हम कोई एफिशिएंट मैनर में यूज करें, तो उसको हम इकोनॉमी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए कोई भी पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बता दूंगा, आप स्टार मार्क करके नोट बना के लिख लीजिएगा वो चीज़ को, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेंगे, पूरा पेपर आपका इसी से आने वाला है। ये बात क्या याद रख लीजिएगा और बढ़िया तुम मन लगा के ये चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हम रिवीजन कर रहे थे, तो ये चीज़ आप नोट कर लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने लिखा था एमरजेंस, है ना, एमरजेंस ऑफ इकोनॉमी लिखे थे कि इकोनॉमी आखिर आया क्यों है, इकोनॉमी को हम क्यों पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आया क्यों था। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिमांड जो है ना वो सप्लाई से ज्यादा हो जाए, यानी कि डिमांड, यानी कि मैंने आपको चौक का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको। तो अगर ये चौक है आपका, तो ये चौक का मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 जने हैं और ये चौक आपका एक ही है मान लो, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, 10 जन डिमांड कर रहे हैं ये एक सिंगल चौक का, तो डिमांड बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है ना ये एक सिंगल चौक है तो वो बहुत कम है। तो जब ऐसा आपका सिस्टम हो जाता है ना, तो उस चीज को हम, ताकि किसी में भीड़ भाड़ झगड़ा ये सब ना हो और सुखी ये सब बने रहे, सिंपल वर्ड में यही है, तो यही चीज को हम इकोनॉमी बोलते हैं और इकोनॉमी को जब हम पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ गए? तो जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एमरजेंस क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड जो था वो सप्लाई से ज्यादा था, इसलिए आपका एमरजेंस हुआ, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो सप्लाई करते हैं और कंज्यूमर्स जो है वो डिमांड का वो करते हैं, डिमांड करते हैं, वो गुड्स का डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये भी बताया था मैंने। सिंपली वे में मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमी को आप कैसे बोल सकते हो, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंजप्शन, अगर ये तीनों होगा तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे। समझ आ गया आपको? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको एक फॉर्म भर के एक एमसीक्यू क्वेश्चन करके देखता हूँ, है ना, ये बताना। एक सेकंड, पहला कौन है इंडिया में जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, इसके बारे में आपको बताना है। पहला कौन है इंडिया में जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, ठीक है। तो मैं इधर देखो ये लिख देता हूं आपको ऑप्शन, चाणक्य जी या फिर बताओ इसका आंसर बताओ। अगर ये आएगा और सी और डी मान लो कुछ भी एक नाम लिख देगा, कोई इकोनॉमिक्स का नाम दे देगा, ठीक है, कुछ भी एक नाम दे दिया, तो आप ये इसका आंसर बताओ, ये दोनों में से बताओ क्या इसका आंसर होगा, एडम स्मिथ या चाणक्य? एडम स्मिथ? हाँ, नहीं, तो इसका एडम स्मिथ नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो चाणक्य होगा, कौटिल्य जी है, इनका असलियत नाम क्या है, तो कौटिल्य। ये जो एडम स्मिथ है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फादर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछेगा तो एडम स्मिथ। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तुम्हारा स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, जो कि यूके का था, ये चीज आपको याद होगा। ये जो चाणक्य है वो अपने इंडिया के ही है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, ये देखो क्वेश्चन मैं इसलिए फ्रेम करके देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए और ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जो चाणक्य हैं उनका कौन से बुक में वो बताए थे कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो कौन सी बुक में, अर्थशास्त्र, याद होगा आपको। अर्थशास्त्र अगर कोई पूछे तो अर्थशास्त्र क्या, कौन सा, किस टाइप का बुक था, इकोनॉमिक अफेयर्स? नहीं, तो वो क्या था, तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल अफेयर्स। तो वो किसका था, तो वो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल अफेयर्स था, ये भी चीज याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे एडम स्मिथ का कौन सा बुक था, तो जिसके वजह से हम उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते थे, तो फटाक से कौन सा बुक होगा, तो ये जो था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन आया था। कब आया था ये भी मैंने आपको लिखाया है, याद है आपको कब आया था ये, तो ये आया था आपका 1776 को आया था। तो इस बुक की वजह से हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो चाणक्य जी का जो बुक था अर्थशास्त्र, ये कब आया था, ये भी मैंने आपको लिखाया था, तो ये जो है 250 BC में आया था। समझ गए?
तो ये इतना तक हम पढ़े थे, और एक हम पढ़े थे, इसको फटाक से रिवाइज तो हो गया, ये तो आप नोट कर ही लियो। तो देखो और एक चीज़ हम पढ़े थे इधर, यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। हम यहाँ पर और एक चीज़ पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, याद करो। हम यहाँ पर और एक चीज़ पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया था। पहले तो ये देखो, इकोनॉमिक्स जो आपका वर्ड है ना, वो कहाँ से आया था, तो वो ग्रीक वर्ड से आया था, ये हमने पढ़ा था। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड था जिससे इकोनॉमिक्स आया था, आपको याद है? तो क्या इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, ओइकोनोमस। समझ रहे हो, ओइकोनोमस। ओइको का मतलब क्या था आपका, हाउस, और नोमस मैनेजमेंट। तो यानी कि हाउस मैनेजमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो ये चीज़ याद हो गया, ठीक है। ये इतना ही तक पढ़े थे, यस और नो कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है? तो चलिए हम आज का लेक्चर फटाक से स्टार्ट करते हैं, इतना ही, आपका लगभग 15 मिनट होने वाला है। तो ये सब तो हम पढ़े ही हुए थे, तो ये तो आप नोट किए ही होंगे। तो मैं देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ से नया जुड़ रहा है ना, तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल पे मेरे जाओ, चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इकोनॉमिक्स शपथ नाम के करके बैच है, तो उसमें आप लेक्चर नंबर 1 से अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉपर आपको समझ आने वाला है, ठीक है। तो आपको उधर प्रॉपर समझ आने वाला है। तो हम फटाक से देखते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम भाई पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ग्रेट रिसेशन। ग्रेट रिसेशन आया था, है ना। तो ग्रेट रिसेशन आपको कब आया था, तो ग्रेट रिसेशन बेसिकली आपका क्या था और कब आया था उसके बारे में देखो। तो ये आपका आया था 1929 से लेकर बेसिकली आपका 36 तक, 1936 तक आपका ग्रेट रिसेशन आया था। तो ये ग्रेट रिसेशन मीन्स क्या, आप नाम सुने होंगे। ग्रेट रिसेशन वो था जब अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट कंपनी है ना, बेसिकली क्या हुआ था, अमेरिका का स्टॉक मार्केट कंपनी वो बैंकरप्ट हो गया था। जब वो अमेरिका का स्टॉक मार्केट कंपनी है ना, वो बैंकरप्ट हो गया था, और वो क्यों हो गया था ना, उसके पीछे का बेसिकली कारण क्या है, ये हुआ था ना कि जो अमेरिका उस टाइम में क्या था, पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। दो टाइप के इकोनॉमी होते हैं, हम आगे अभी पढ़ेंगे। अगर आपको शॉर्ट में मैं बता दूं ना, अभी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, इकोनॉमी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट, और एक आपका होता है सोशलिस्ट। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में सिर्फ मार्केट जो होता है ना, वो आपका कंट्रोल करता है, यानी कि आपका जो भी इकोनॉमी है ना कंट्री का, वो मार्केट कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट का उधर इंटरवेंशन बहुत कम होता है। लेकिन वही अगर सोशलिस्ट वाला आप बात करो, तो सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मार्केट। समझ रहे हो ना, तो मार्केट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सोशलिस्ट में बहुत कम होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा होता है। ये जो दो मॉडल था ना इकोनॉमी का, ये कहाँ के थे, ये यूएसएसआर फॉलो करते थे, यानी कि आज का जो रशिया है वो सोशलिस्ट वाले इकोनॉमिक फॉलो करते थे। उस समय ये जो है वो यूएसए फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो मार्केट, पूरा मार्केट का इन्वॉल्वमेंट था, वहां गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, तो वहां पर हम उसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो उधर उस टाइम यूएसए ये चीज करता था। तो क्या हुआ ना भाई, कि जब मार्केट पूरा कंट्रोल करता था, उनका बोलना ये था कि मार्केट को जब हम पूरा चीज छोड़ देंगे ना करने को, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स को जो हम पूरा इन्वॉल्वमेंट देंगे, तो उसके वजह से हमारा जो इकोनॉमी है ना, उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा, जिसके कारण ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। तो नो डाउट ऑफ कोर्स उस समय कैपिटलिस्ट था यूएसए में, जिसके कारण आज यूएसए जो है वो सुपर पावर बन गया एज कंपेयर टू यूएसएसआर। बट क्या हुआ 1929 में, 1929 से लेकर 1936 तक क्या हुआ, ग्रेट रिसेशन आ गया यूएसए में। समझ लो, तो उस समय क्या हुआ था ना, यूएसए का जो वो इकोनॉमी था वो काफी हद तक बहुत ज्यादा क्या हो गया था, पॉपुलराइज हो चुका था, जिसके कारण अगर यूएसए का जब आया ना ऐसा दिक्कत, तो बहुत सारे कंट्री यूएसए पे डिपेंडेंट थे, जिसके कारण सब कंट्री तक का रिसेशन आ चुका था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने आपको बताया ये चीज यूएसए में बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके कारण से ऑल ओवर द अदर कंट्रीज उसके ऊपर भी थोड़ा मोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ चुका था। इसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया यूएसए में कैपिटलिस्ट चलता था, और उनका जो मार्केट पे पूरा कंट्रोल था। तो मार्केट क्या किया ना, जो मार्केट, स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, निवेश करते हैं जिसपे, तो वो पूरा इकोनॉमी को, यूएसए के इकोनॉमी को संभालता था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम था। तो अचानक से क्या हुआ ना कि जितना भी स्टॉक मार्केट का पैसा है ना, वो अचानक से डाउन चला गया, इतना डाउन चला गया कि जो उनके जो यूएसए के जो स्टॉक मार्केट था ना, वो क्या हुआ, क्रैश कर गया। यूएसए का जो स्टॉक मार्केट था वो बुरी तरीके से क्रैश हो गया। जैसे ही ये क्रैश हुआ ना, वैसे जितना भी लोग इसमें बहुत ज्यादातर निवेश करते थे, वो सब का पैसा जो है वो धीरे धीरे करके इधर डूब गया। और जैसे ही डूबा ना, वैसे ही पूरा रेसेशन आ गया, जितने भी पूरा तबाही मच गया भाई, बोला गया कि यूएसए गया। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा ना,
तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि यूएसए का धीरे धीरे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ने लगा। गवर्नमेंट बोला कि भाई हम डायरेक्टली ऐसे नहीं, कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी ठीक है लेकिन पूरा का पूरा मार्केट पे डिपेंडेंट रहना ये चीज़ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, मैं आपको वर्ड्स में लिखवा देता हूँ, डिक्टेट कर दूँ आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप वो चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, वर्ड्स में लिखो, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ अमेरिका गॉन टू बैंकरप्ट। मैं लिख देता हूँ इधर भी, है ना, फिर आप ये चीज़ को नोट कर लेना। जो स्टॉक मार्केट ऑफ यूएसए है वो गॉन टू बी बैंकरप्ट। जैसे ये बैंकरप्ट हुआ ना, तो ये जो स्टॉक मार्केट यूएसए है ये कहां पर है ये भी आप नोट कीजिएगा। ये आपका है कहां पर है, तो लंदन में है, ये चीज लंदन में है, ये भी आप नोट कीजिएगा। तो जो बैंक स्टॉक मार्केट ऑफ यूएसए है वो गॉन टू बी बैंकरप्ट। जैसे ये बैंकरप्ट हुआ ना, क्यों हुआ बैंकरप्ट, क्योंकि बिकॉज यूएसए का इकोनॉमी जो था ना, इकोनॉमी डिपेंड अपॉन कैपिटलिस्ट, यानी कि जो इनका इकोनॉमी था ना वो कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। समझ रहे हो आप, दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए, हाँ दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो उनका जो वो बैंक था ना वो ज्यादातर कैपिटलिस्ट था, जिसके कारण उनका पूरा स्टॉक नीचे गया, और जैसे ही नीचे गया ना पूरा ये चीज खत्म हो चुका, यानी कि सारे जने लॉस्ट में चले गए। तो लॉस में जैसे सॉरी जैसे ही लॉस में गए ना, वैसे ही एक थ्योरी नया आया, ये नोट कर लिया आप, बोला गया कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब सब बोले भाई क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भी यूएसए सुपर पावर ही टाइप था। तो जैसे ही अगर उसके कंट्री में कुछ हो गया, आजकल आप देखो पाकिस्तान और श्रीलंका का भी यही हाल है, बट उनका जो इकोनॉमी है वो उतना बड़ा नहीं है कि हाल फिलहाल कि सब कंट्री में वो कुछ कर सके। लेकिन जो यूएसए जैसा अगर कंट्री में रेसेशन आ जाए, तो आप जानते हो डॉलर में ही एक्सचेंज होता है ना, कोई भी चीज अगर आप फॉरेन में एक्सचेंज करोगे तो वो डॉलर में ही एक्सचेंज होता है। तो अगर जो डॉलर है वही डेप्रिशिएट बहुत ज्यादा कर जाए, तो उससे क्या होगा कि जितने भी जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो उस पर असर पड़ता है। समझ रहे हो। तो ये बोला गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो एक बंदा का नाम था जिसका नाम क्या था, जेम केनीज, मैं इधर लिख देता हूं, जेएम केनीज। जेम केनीज नाम का एक बंदा था, ये क्या किया, ये जो अपना केनीज थ्योरी लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को नोट कीजिएगा। जेम केनीज जो है वो केनीज थ्योरी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर देता हूं, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि क्या नाम है जो, तो केनीज थ्योरी। तो केनीज थ्योरी जेम केनीज के द्वारा लाया गया, और इस थ्योरी में उसने बेसिकली क्या बोला ना कि ओनली गवर्नमेंट कैन टेक द रिस्क इन द इकोनॉमिक सेक्टर। उसने क्या बोला इस थ्योरी में, उनका जो ये थ्योरी था उसमें उन्होंने क्या बोला कि ओनली गवर्नमेंट कैन टेक द रिस्क, टेक सच हाई रिस्क। यानी कि जो गवर्नमेंट है ना वो ऐसा हाई रिस्क टेक कर सकता है, एंड नो प्राइवेट सेक्टर्स। यानी कि जैसे ही रेसेशन में आया ना, तो अब बोला गया कि अब क्या किया जाए, तो फिर बोला गया कि हम कैपिटलिस्ट हैं तो फिर से जो प्राइवेट सेक्टर है वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे। बट जो गवर्नमेंट ने बोला वो ये इनका जो थ्योरी लाए, और ये थ्योरी में बोले कि ओनली गवर्नमेंट कैन टेक सच अ हाई रिस्क, यानी कि गवर्नमेंट की हाई रिस्क ले सकता है, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या बेसिकली करता है, वो करता है अपना जितना उसका प्रॉफिट हो सके, कोई तो वो क्या करेगा, वो करेगा, वो लॉस में अपना पैसा डालेगा, वो कभी नहीं डालेगा। पहले से आप जानते हो लॉस में चल रहा था तो कोई प्राइवेट सेक्टर अपना लॉस में पैसा नहीं डालेगा। तो उसके थ्योरी ने बोला कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ही सिर्फ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि दूसरे के वेलफेयर के लिए अपना पैसा को ऐसा लॉस में डाल सके, प्राइवेट सेक्टर नहीं। तो उनका बेसिकली क्या मतलब था कि आप कैपिटलिस्ट रखो लेकिन आपको सोशलिज्म भी लाना पड़ेगा हमारे कंट्री में। और ये इनका जो थ्योरी था ना वो हमको ग्रेट रिसेशन से आखिरकार बचा ही दिया। ये चीज लिख लिए, ओनली गवर्नमेंट कैन, यहां इरेज करो नीचे। तो ये जो है वो क्या आके इंटरव्यू में बोले ऐसा नहीं, तो वो कहां पर ये चीज बोले, तो इनका बहुत पॉपुलर बुक था, जो बुक का नाम क्या था, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। इनका जो बुक था वो क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, इधर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनका बुक क्या था, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनका बुक का नाम था, समझ रहे हो। तो ये बुक उन्होंने लिखा था, केनियस थ्योरी ने ये बुक लिखा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक में ही लिखा हुआ था। और ये बुक कब आया था, अगर ये आपसे पूछ ले कोई, तो ये आया था 1936 में, ठीक है। ये चीज दिखाई दे रहा है। तो ये 1936 में आया था, और 1936 में जैसे ही आया ना, वैसे ही मैं आपको इधर लिखा हूं कि 1929 से लेकर 1936 तक गया, और ये जो रेसेशन था वो आपका इधर ही फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि जो वो यूएसए वाले सरकार है ना, वो इनका थ्योरी माने और क्या किए, ठीक है, इंटरवेंशन किए, जिसके कारण, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन पॉज करके, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो वो है रेसेशन है वो खत्म हो गया। तो इसके वजह से अब भाई इतना बड़ा इन्होंने काम किया, तो कुछ तो इनको ये मिलना चाहिए ना, है ना, कुछ तो इनको मिलना चाहिए, कोई टाइटल्स, कुछ अवार्ड मिलना चाहिए उनको। तो इनको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया फादर ऑफ, ठीक है। तो इनको क्या, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था जेम केनीज। तो जेम केनीज को क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी के फादर बोल दिया गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो कि बहुत बड़े लेवल तक हम देखते हैं, यानी कि आपका जो स्टॉक चलता है उसका, जो आपका ट्रेड होता है, यानी कि जो बड़ा बड़ा चीज होता है ना उसका, हम आगे पढ़ेंगे ये जिसको भी। तो उसके फादर किसको बोल दिया गया, तो जेएम कैनियस को बोल दिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिख लिया आप लोग, तो फटाक से चलिए आगे चलते हैं अपने सेशन में। ग्रेट रिसेशन के बारे में पूछेगा ना, तो आई होप इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आएगा आपके बारे में, इसके ग्रेट रिसेशन से इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। याद रखिएगा बस, जो मैक्रो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो मैंने आपको उस चीज़ बता दिया है, वो चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार उससे एग्जाम में पूछा है, ठीक है। स्टार्ट करें, तो चलिए आज का जो लेक्चर में हमको देखना है आगे, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स के बारे में देखना है। इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सेकंड लेक्चर में भी पढ़ने हैं कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप का है। तो हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नेक्स्ट में। इकोनॉमिक्स जो है वो आप कितने समय का है, कितने टाइप का है इकोनॉमिक्स, वो हम देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर बोला जाए तो इकोनॉमिक्स आपका बहुत टाइप का है, लेकिन अगर मेनली बोला जाए तो इकोनॉमिक्स आपका दो टाइप का आता है मेनली। मैंने क्या आपको बताया, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो छोटा छोटा काम हो, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई चीज चल रहा हो, कोई बिजनेस चल रहा हो, कोई ट्रेड चल रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो। और मैक्रो मीन्स कि कोई बड़ा, यानी कि किसी कलेक्टिव, किसी को हम मिलाकर अगर बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जैसे कि अंबानी अडानी जी होते हैं, अगर वो किसी से ट्रेड करें तो वो उनका पर्सनल लेवल पे ट्रेड है, ठीक है। तो जब पर्सनल लेवल पे ट्रेड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो। यानी कि जो प्राइवेट एंटिटी जो ट्रेड करते हैं, जो पर्सनल लेवल, जो कोई एक इंसान ट्रेड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो। और जब हम उस चीज को कलेक्टिव वे में लेंगे ना, कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि बहुत कोई आएंगे उसमें, प्राइवेट एंटिटी बहुत सारे आएंगे उसमें, बहुत कोई आएंगे और भी बहुत चीज, सारे चीज ट्रेड को हम देखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक, जब हम कलेक्टिव में है। तो आप इसमें सिंपली आप इसका डिफिनेशन लिख लो कि अगर कोई प्राइवेट में इंडिविजुअल लेवल पे अगर चले, ठीक है, अगर कोई ट्रेड आपका इंडिविजुअल लेवल पे चले तो वो किसके अंदर आएगा, तो वो आएगा माइक्रो। और अगर आप मैक्रो बोलोगे तो वो कलेक्टिव लेवल पे। अगर कलेक्टिव लेवल पे, जैसे कि एग्जांपल में मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया यहाँ पर आपका इंडियन इकोनॉमी बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये चीज में मैक्रो इकोनॉमी में आएगा। और अगर आपका माइक्रो में है तो मैंने आपका एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया कि कोई भी प्राइवेट
एंटिटी, है ना, कोई भी प्राइवेट एंटिटी या फिर कोई इंडिविजुअल एक्सेट्रा। अब इसमें और देखेंगे तो कोई भी, मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे हो, मैक्रो वो होता है जो कलेक्टिव लेवल पे हो। ये दोनों का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर माइक्रो होगा तो कोई प्राइवेट एंटिटी, मैक्रो होगा तो जब हम उस चीज को कलेक्टिव वे में ले तो मैक्रो। ठीक है, फटाक से इस चीज को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये चीज में और एग्जाम्पल देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। मैक्रो माइक्रो एक चीज का हम देखेंगे और थोड़ा अंदर जाएंगे इसमें। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी डिफिनेशन लिखा ये समझाने के तौर पे था, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। और थोड़ा सा देखते हैं और माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या हो सकता है इस चीज में। ठीक है, देखो तो सिंपली मैंने आपको बताया माइक्रो वो जो कि इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो वो जो कि अगर आप कलेक्टिव ले लो। दूसरा आपका मेनली इसमें क्या हो सकता है कि जो मैक्रो है ना उसको हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई भी बोल सकते हैं। जीडीपी जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, है ना, इसमें आपका क्या हो सकता है, तो इसमें एग्जांपल में आपका क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अगर होगा, समझ रहे हो, अगर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होगा तो उसको भी हम किसके अंदर डालेंगे। एग्रीगेट मींस आप क्या बोलोगे, एग्रीगेट मींस कलेक्टिव वे में, यानी कि बहुत किसी को हम अगर पास में लाएं तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट। तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई होगा उसको भी हम मैक्रो में लाएंगे। दूसरा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये किसके अंदर आएगा, तो ये भी इसके अंदर आएगा। जीडीपी अब किसी एक जन का थोड़ी निकालेंगे, जीडीपी तो पूरे कंट्री का निकलता है कि पूरे कंट्री का जीडीपी कितना है। तो जैसा कि आप जानते हो इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी में आ चुका है। तो ये जो है वो किस में आएगा, तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। समझ रहे हो आप, यस और नो। तो माइक्रो में अब आप बोलोगे ठीक है भैया मैं समझ गया, तो इसमें और आप बताओ एक दो और लिखो इसमें। इसमें नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम, पूरे देश का इनकम मीन्स इसमें सब कुछ आएगा। इसमें टीचर आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, यूट्यूबर्स आएंगे, और भी बहुत कोई आएंगे। अगर आप भी नौकरी जहां पर करोगे इंडिया में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। नेशनल इनकम, किसी प्राइवेट का हम बोले क्या, नहीं, तो किसी प्राइवेट का नहीं बोले, हम एक कंट्री का बोले, तो हम एक कंट्री का बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो वो किस में आएगा, तो वो भी आएगा आपका मैक्रो वाले में। समझ गए आपका। और अगर इसमें देखें, अब माइक्रो में हम देखते हैं, तो माइक्रो में आपको क्या आएगा, अगर किसी इंडिविजुअल का माइक्रो में सप्लाई, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड यहां पर, और इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है, तो एग्रीगेट का ये जो वर्ड है ना एग्रीगेट, इसको इधर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो एग्रीगेट है ना उसका मतलब होता है एवरेज, या उसका मतलब होता है सारे लोग को कलेक्टिव वे में लेकर हम एग्रीगेट लिखते हैं। अगर यहाँ पर एग्रीगेट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये जो डिमांड सप्लाई है ना किसी इंडिविजुअल का है। तो जब इंडिविजुअल का है तो वो किस में आएगा, तो वो माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, तो ये चीज डिफरेंस आप नोट कर लेना, ये चीज को ऐसे आप एक टेबल बना के लिखना। ठीक है, ताकि रिवीजन जब आप करो तो आपको इजीली आप ये चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो ये आप समझे कि अगर कोई इंडिविजुअल का डिमांड एंड सप्लाई होगा तो वो किस में आएगा, तो वो आपका आएगा माइक्रो में। समझ गए, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और आगे हम बढ़े तो यह आएगा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू यानी कि अगर मैं बोलूं इसका कॉस्ट क्या है, तो इसका कॉस्ट आपको क्या लगता है, चौक, एक पर्टिकुलर को मैं बोल दिया, एक पर्टिकुलर आइटम चौक, तो ये किस में आएगा, माइक्रो, यानी कि ये चौक का कितना है। ठीक है, तो वो कलेक्टिव नहीं हम बोल रहे हैं, हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं। तो पर्टिकुलर कॉस्ट और रेवेन्यू किसके अंदर आएगा, माइक्रो के अंदर। देखो सिंपली अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, एग्जाम में अगर ऐसा आए यहाँ पर अगर डिमांड एंड सप्लाई लिखा जाए और बोलेगा कि ये किसमें, बिना आंख बंद किए आप डायरेक्ट माइक्रो में डालोगे। अगर कुछ एग्रीगेट, एवरेज और इस टाइप का कुछ लिखे ना तो वो मैक्रो होगा। समझ आ रहा है बात, नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपका क्या होगा माइक्रो में, सोचो, तो माइक्रो में और आपका क्या होगा, मार्केट। अब आप बोलोगे मार्केट, मार्केट में तो सर बहुत सारे लोग आएंगे, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये मार्केट देखे ना जब सब क्वेश्चन, तो ज्यादातर लोग सॉरी,
ज्यादातर लोग उसको मैक्रो में टिक लगा दिए, ये सोचकर कि मार्केट में तो बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, बहुत सारे वो हो गए, तो माइक्रो में कैसे, ये मार्केट को समझ नहीं आया। तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट करो। मार्केट जो है ना वो आपका माइक्रो में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट जो है ना वो, आप देखो, अगर आप बोलते हैं ना पूरा एक नेशनल का मार्केट, यानी कि अगर आप समझ रहे हो मार्केट में, इस चीज को नोट कर लिए, आपको पूरा बढ़िया से समझा देता हूँ। नोट कीजिए, कर लिए? देखो, मार्केट अगर बोला जाए ना तो एक इधर, इसका मतलब क्या है, इस मार्केट को आपका, मैं आपको बोला ना कि अगर मार्केट के पहले कुछ अगर लिखा होता तो वो मैक्रो में आएगा, एग्रीगेट एवरेज ये सब लिखा रहता तो वो मैक्रो में आता, लेकिन आपका सिंपली इसमें लिखा है मार्केट। तो मार्केट मीन्स क्या? मार्केट मीन्स आप एक छोटा सा जगह को बोल रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह को बोल रहे हो। ये पर्टिकुलर जगह जो है ना, ये क्या है? पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है, समझ रहे हो ना? ये ऐसे नहीं बोल, अगर ऐसा ऐसा मार्केट को हम ले लें, पूरा ले लें, और फिर ये जो ऐसा इसमें सर्कल बना के आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कंट्री है, मान लो इंडिया, ये इंडिया में ये सब मार्केट है मान लो, तो ये किसके अंदर आएगा? तो एग्रीगेट मार्केट ये जो है वो मैक्रो में आएगा ना भाई। समझे कि नहीं समझे? अगर आपको सिर्फ मार्केट पूछे तो वो किस में आएगा? माइक्रो में। या मार्केट का मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट को इधर डिनोट किया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए? तो एक पर्टिकुलर मार्केट को अगर डिनोट किया जाए तो आपका मैक्रो में आएगा। इधर देखो, पर्टिकुलर मार्केट को अगर ये चीज को हम कलेक्टिव वे में कर लें तो वो मैक्रो के अंदर आएगा। समझ आ रहा है भाई? तो ठीक है, इस चीज को नोट करो फटाफट, एकदम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, नोट कर लिए? एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन कलेक्टिव वे में मैं डालता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, और क्या? इन्फ्लेशन। हाँ ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब जो आपका है वो किसके अंडर आता है? बताओ, बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इन्फ्लेशन आपके किसके अंदर आता है? माइक्रो या मैक्रो? क्या लगता है आपको, माइक्रो के अंदर आता है कि मैक्रो के अंदर आता है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। तो एक चीज ध्यान दो, ये सब जो तीनों है ना वो मैक्रो के अंदर आता है। समझ में आया? दिमाग लगाओ, क्यों, फिर मैं बताता हूं। पहले देखो, मेरे साथ साथ ना आप भी अपना ब्रेन में स्ट्रॉन्ग करो, इसमें क्या होगा कि आप अपना दिमाग ज्यादा चला पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक इन्फ्लेशन ही आए, आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे ना तो आपका दिमाग में वो चीज चलेगा और आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ठीक है, तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये किसके अंदर आता है? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ये चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों आता है? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है भाई बाबू, उसमें क्या है, इन्फ्लेशन एक चीज का तो नहीं होता ना। इन्फ्लेशन क्या है कि जैसे कि आप बोल दिए, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई एक चीज का होता है क्या? महंगाई पूरे कंट्री का होता है। कोई एक जन के लिए महंगाई आया है, आपके लिए आया है क्या? सिर्फ अगर प्याज महंगा होता है, टमाटर महंगा होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो पूरे जनों के लिए महंगा होता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो कलेक्टिव टर्म को बोलते हैं ना भाई। तो आप बोलोगे कि भैया आप तो बोले थे अगर इन्फ्लेशन एक सिंपल वर्ड में आया तो वो तो माइक्रो में होगा, उसके पहले एग्रीगेट कहाँ लिखा है, उसके पहले एवरेज कहाँ लिखा है? जब ऐसा नहीं लिखा रहेगा तो ये कैसे माइक्रो में मैक्रो में आ गया? तो मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन को अगर आप लिखोगे एग्रीगेट इन्फ्लेशन तो ये सुपरफिशियस नहीं होगा, यानी कि एग्रीगेट लिखने का इधर जरूरत ही नहीं था। इन्फ्लेशन तो वैसे भी वेल नोन है कि ये एक जन के लिए नहीं होगा, महंगाई सबके लिए होगा। तो ये जो है वो आपका मैक्रो में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक जन का अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सेम पॉवर्टी, कोई एक गरीब है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो इसीलिए ये सब जो अगर हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है मैक्रो में आएगा। समझ गए भाई? फटाक से नोट करो, फिर और एक क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे तुम मुझे मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, किस्मत पे आए ना यकीन, है ना? देखो, ये सब के लिए जाओगे तो इसमें देखो, मोह माया की दुनिया, जानते हो ना, मोह माया का दुनिया। चुपचाप अभी बैठ के आराम से पढ़ लेते हैं। मोह माया, इसमें टाइम पास होने वाला है, समय का बर्बादी है। अभी मजा आएगा, बाद में तुमसे बेहतर मिलेगी, तुमको छोड़ के वो आराम से बढ़ने वाली है।
ठीक है, तो ये चीज हम देख लेते हैं, फटाक से स्टार्ट कर देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, ये जो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये पूछा है पर कैपिटा इनकम, पता है आपको इसके बारे में? थोड़ा सा कभी नाम सुना है इसका? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मीन्स कि मान लो आपका जीडीपी आपका 100 है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है आपका जीडीपी, लोग आपके में कितने रह रहे हैं? तो अगर लोग आपके में 100 ही रह रहे हैं, 100 पीपल आपके में सिटीजन्स हैं, तो रुपीज जितना जीडीपी है डिवाइडेड बाय कितने लोग रह रहे हैं, तो कितना आया, यानी कि 1 रुपीज मिलेगा एक पर्सन को। तो इसको क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम। तो आप बताओ फटाक से, पर कैपिटा इनकम माइक्रो होगा या मैक्रो होगा? क्या लगता है आपको? पर कैपिटा लिखा है तो आपके हिसाब से क्या होगा? माइक्रो, क्योंकि पर लिखा है भैया, इसमें पर लिखा हुआ है, यानी कि कैपिटा। पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम तो पर एक एक जन का इधर लिख रहा है ना, तो ये होगा भैया माइक्रो, है ना, इसमें ये होगा माइक्रो। तो भैया बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत जने ने गलत किए थे। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ मैक्रो। आप बोलोगे भैया आप तो हद कर दिए, तो क्यों हद कर दिए? ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे भैया इधर लिखा हुआ है क्लियरली पर कैपिटा, है ना, पर कैपिटा लिखा हुआ है, इस बार तो गुस्सा आ रहा है, पर कैपिटा लिखा हुआ है। आप बोल रहे हो कि मैक्रो, मैक्रो तो वो होता है ना जो कलेक्टिव, इसमें तो क्लियर लिखा है पर कैपिटा, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि ये मैक्रो में होगा, ये माइक्रो में नहीं होगा? तो मैं बोलूंगा भाई गुस्सा ना करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर कैपिटा इनकम मीन्स आपका इधर क्या किया जा रहा है, इधर आपका एवरेज लिया जा रहा है। ये क्या है भाई? ये क्या कर रहे हो आप? ये एवरेज कर रहे हो ना। अगर आप टोटल से डिवाइड कर रहे हो तो इससे आप क्या क्या दिखाना चाहते हो? इससे आप ये दिखाना चाहते हो ये आप एवरेज कर रहे हो ना। तो जब ये आप एवरेज कर रहे हो तो ये क्या हुआ? ये एवरेज हुआ ना भाई। तो जब एवरेज हुआ तो ये माइक्रो में कैसे आएगा? ये तो मैक्रो में आएगा। मैंने क्या बोला कि कोई एवरेज एग्रीगेट इस टाइप होगा तो किस में आएगा? तो मैक्रो में आएगा। तो आप माइक्रो में कैसे कर रहे हो? मैंने आपको इधर एग्जाम्पल इसलिए भी दिया था ना, मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि ये आप एवरेज निकाल रहे हो, समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, गलती यहां पर होगा, एग्जाम में इसमें गलती नहीं करना। अगर पूछे पर कैपिटा इनकम तो क्या बोलोगे? मैक्रो। और एक चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं पर कैपिटा पूछे, अगर आपका कुछ भी एवरेज से रिलेटेड पूछे ना, दिमाग लगाए अगर एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए और पूछे कि कुछ भी चीज कोई एवरेज में निकालने का पूछे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपका इसमें पूछे पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आप क्या करते हो? तो पर स्क्वायर किलोमीटर, उसमें भी आप स्क्वायर करके क्या लगाते हो? एवरेज लगाते हो ना। तो वो सब किसमें आता है भाई? मैक्रो में आता है। अगर आप डिवाइड करके कुछ करें, एवरेज लगाए, तो वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हो, थक गया यार। तो नोट कर लिया है? बताओ। तो आप बोले भैया नोट तो कर लिया। आप एक बात बताओ, फिर से आपके मन में क्वेश्चन आया तो मैं बोलूंगा ठीक है छोटू बताओ क्या क्वेश्चन है भाई मेरे। तो आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, जो माइक्रो और मैक्रो आप तब से बोल रहे हो वो कौन लाया है? ये जो मैक्रो एंड माइक्रो आप बोल रहे हो ना, आखिर ये दोनों वर्ड कौन लाया है भाई? कौन बनाया है? माइक्रो मैक्रो ये पहले से था या फिर ये किसी ने बनाया है? तो मैं बोलूंगा भाई ये बनाया गया है। एक आदमी था प्यारा सा जिनका नाम था रैग्नोर फ्रिंच। रैग्नोर रैग्नोर फ्रिंच, ठीक है। एक सेकंड, फ्रिंच लिख दिया क्या? FRI फ्रिंच जैसा कुछ था यार, एक सेकंड कंफर्म करके आने दो मुझे। FRISCH, इसको क्या पढ़ोगे आप? फ्रेंच, जो भी पढ़ो नाम ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी गलती थोड़ी है। तो आप इतना बस रैग्नोर याद करना, काम हो जाएगा, ऑप्शन आएगा याद आ जाएगा, ठीक है। तो रैग्नोर महाराज जो थे वो मैक्रो और माइक्रो लाए थे, पहली बार लाए थे। और ये कहाँ के हैं? तो ये है नॉर्वे के। अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ये वर्ड जो है ना मैक्रो माइक्रो उसका इस्तेमाल किया, कौन है जो फर्स्ट टाइम वर्ड मैक्रो और माइक्रो का इस्तेमाल किया? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रैग्नोर फ्रिंच, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। तो ये जिसको फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो ये चीज को। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, फिर कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा नोट कर लिए? ठीक है, एक एक घंटा लगातार पढ़ेंगे, ये लेक्चर में बने रहो, मजा आ जाएगा।
ठीक है, लगभग 30 लेक्चर के आसपास होगा इकोनॉमिक्स, आग गर्दा गर्दा कर देंगे। उसके बाद बीच बीच में ना अभी बेसिक्स चल रहा है आपका, है ना, देखो मैक्रो मैक्रो माइक्रो ये सब क्या कर रहा हूँ, पहले आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ। जैसे आप बेसिक्स थोड़ा सा सीख जाओगे ना, तो क्या क्या इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, क्या क्या है, तो एकदम फास्ट फॉर्मेट में चलेंगे। और साथ ही साथ मैं एमसीक्यू का सीरीज भी इसमें लाते रहूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, वो पेंटैब में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जैसे हम करेंट अफेयर्स सुबह करते हैं उसी लैंग्वेज में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो चीज नोट आउट कर लो। ठीक है, एक नोट लिख लो, और ये ऐसा वैसा नोट नहीं है, एक बादल बना दो और लिख दो इंपॉर्टेंट। ठीक, नोट लिखकर बादल बना दो और लिख दो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, कौन आदमी है जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज लिया, कौन सा ऐसे महाराज है। तो ये महाराज का नाम क्या है जो कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक फील्ड में नोबेल प्राइज लिए, तो ये भी कौन है, अभी अभी पढ़े थे, रैग्नॉर, पता नहीं ये क्या है, आप खुद ही पढ़ लेना, नाम ही यार मैं स्पेलिंग ही इसमें भूल जा रहा हूँ रैग्नॉर फिंच जो भी है। तो ये कब लिए थे, तो ये आपका लिए थे 1969 में। तो ये फर्स्ट आदमी बने थे इकोनॉमिक फील्ड में जो कि नोबेल प्राइज लिए थे, कौन, रैग्नॉर फिंच। तो आप बोलोगे ठीक है, तो सर एक बात बताओ, नोबेल प्राइज जो है, थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में जान लो। तो ये जो नोबेल प्राइज है ना, ये कब आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्स्ट्रा में ऐसे ही लगा के लिख लो, माइंड मैप टाइप बना के। तो जो नोबेल प्राइज है ना, ये आपका कब आया था, शुरुआती नोबेल प्राइज इकोनॉमिक में नहीं, शुरुआती, तो ये कब आया था, तो 1901 में, 1901 में नोबेल प्राइज आया, और कब इनको मिल गया, 1969 में। समझ आ रहा है बात, तो आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ गए। ठीक है, और रैग्नॉर फिंच कहाँ के, ये भी वो कर लिया, पिछले बार में लिखी थे, नॉर्वे के थे। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, इतना तो समझ आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, क्या कोई इकोनॉमिक के फील्ड में कोई इंडिया का है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ, अभी तक 2 इंडियंस को मिल चुका है। नोट कर लिए इतने, अभी भर इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज इंडिया में अगर पूछे, ये तो वर्ल्ड का था, एक सेकंड रुकना, हाँ, अगर इंडिया के लेवल में पूछे, कि अगर इंडिया के कॉन्टेस्ट में पूछे ना, तो कौन था, तो आप क्या बोलोगे, दोनों हमारे इकोनॉमिस्ट बहुत वो थे, अमृता अमृता सेन करके वो नाम था, मैं इधर लिख लेता हूँ, अमृता सेन को कब मिला था, तो 1998 में। और एक कौन है, तो एक थे आपके अभिजीत बैनर्जी। मैं थोड़ा और अच्छे वो हेड राइटिंग कर देता हूँ ना, वरना हम बोलोगे कि यार कैसे लिख दिया भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये वाला तो समझ आ रहा होगा, यस और नो भाई, ये वाला तो आ रहा होगा, अमृता सेन, हाँ 1998 में इनको मिला। ये तो आ रहा है ना, AMARTYA, ये तो आ रहा होगा, एक सेकंड मुझे देख लें तो कैमरा में, हाँ ये तो आ रहा है भाई, इसको नोट कर लो। ठीक है, और एक कौन थे, तो अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी सर, जो अभिजीत बनर्जी सर है, इनको कब मिला था, तो इनको मिला था हाल फिलहाल कब, 2019 में। ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 था नोट का, इसको ए पॉइंट डाल लो, नोट का पॉइंट ए। ठीक है, नोट कर लिए। फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक वो इंडिया के अगर कॉन्टेस्ट में पूछे तो किसको मिला था, तो 2 जने को मिला था। पहले किसको मिला था, अमृता सेन को, जो कि इनको ये सर को कब मिला था, तो 1998 में। दूसरे कब, तो अभिजीत बनर्जी सर को ये कब मिला था, 2019 में मिला था। ओके, ये चीज नोट कर लिए। और दूसरा में क्या है, नोट में, नोट लिख लो फिर छुट्टी। आपको पता है आज क्या हुआ, आज मेरे पेरेंट्स ने मतलब पूछा कि आपका सब्सक्राइबर कितने हुए, तो वो जब मैं बोला ना कि एक, अभी मेरे 1 सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, तो क्या हुआ कि उन्होंने, मैं बोला कि पापा एक है, तो हंसने लगे। तो मैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वो बोले कि एक के लिए इतना मेहनत, करेंट अफेयर्स सुबह लाता है, सुबह जग के बनाता है, ये सब PDF बनाता है, रात को 2 बजे जग के वीडियो बना रहा है। मैं बोला भाई आधे, अगर देखो एक एक जने भी हो ना, 1 2 कितने भी बच्चे हैं, कितने भी भाई आए बहन आए, कितने भी आएंगे ना, तो वो मेरे हैं, मैं एक एक जने के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए
वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं क्या करूँगा, अपना शिद्दत से उनके लिए लाऊंगा, क्योंकि वो विश्वास करते हैं यार, वो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तब तो मेरे चैनल पे आके मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो विश्वास कर रहे हैं कि नहीं अगर इसका कंटेंट पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो। तो आपको पक्का मैं अपना विश्वास दिलाता हूँ कि अब बस बने रहो, ठीक है, और ऐसे आपका आते रहेगा, ठीक है। अच्छा लगा तो बोलने का जरूरत नहीं है। तो आपका कार्ल मार्क्स का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट भी हो ना, तो आप भी कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे। सोशियोलॉजी जो यूपीएससी के अगर बच्चे इधर देख रहे होंगे, तो कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट एक जन है सोशियोलॉजी का। तो इनका एक बुक है जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, दास कैपिटल। आप बोलोगे सर के लिखा गया, कैपिटल में सी होता है, तो मैं बोलूँगा भाई के ही है, ठीक है, क्योंकि उनका लैंग्वेज है भाई, वो उनका लैंग्वेज है, उनका ये क्या है, तो ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा बुक है, क्या है इसमें जो ऐसा खास है, तो ये है बाइबल ऑफ सोशलिज्म। इसको हम क्या मानते हैं, तो इसको हम मानते हैं बाइबल ऑफ सोशलिज्म। नोट कर लीजिएगा, कभी मान लो बुरे वक्त में पूछ ही लिया तो आपके पास होना चाहिए। तो अगर पूछे बाइबल ऑफ सोशलिज्म को जो बुक है, उल्टा करके पूछ सकता है कि कौन लिखा था, तो कौन लिखा था, बाइबल ऑफ सोशलिज्म किसको, कौन से बुक को बोलते हैं, तो पहली बात दास कैपिटल। और पूछे ये दास कैपिटल कौन लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को सोशलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। और सोशलिज्म आप देखते हो कि वो जो है पीपल इंपॉर्टेंट, यानी कि वो सरकार का रेख देखना चाहिए, जैसे कैपिटल सोशलिज्म उसी टाइप का आता है। तो ठीक है, ये चीज़ को आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखें, फिर कल मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 3 में। कैसा लगा आपको वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। फॉलो भी मत करना अगर आपको दिक्कत है, तो आप क्या करना, ये जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट को अपने यूट्यूब में सेव कर लीजिएगा, ताकि जब मैं डालूँ ना, तो फिर आपको वो प्लेलिस्ट से आप आराम से एक्सेस कर पाओ। और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो इससे क्या होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर मैं यूट्यूब में आपको डालूंगा ना वीडियो, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आपका तैयारी पहले नंबर पे चलने लगेगा, ठीक है। तो कैसा लगा भाइयों बहनों, तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे, और हमेशा की तरह 3 अभी हम चला रहे हैं हम। पहला तो हम चला रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि आपका वो चलता है मंडे टू फ्राइडे चलता है, करंट अफेयर्स द हिंदू का प्रॉपर एनालिसिस, आप एक बार आके देखो, मजा आ जाएगा। और फिर दूसरा क्या हम चला रहे हैं, दूसरा हमारा चल रहा है कि 10 मिनट्स क्लिप, यानी कि जो वीकेंड में है ना, वीकेंड में भी हम साथ नहीं रहने, वीकेंड में भी जो हफ्ते भर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कोई एक पर्टिकुलर जो कि हफ्ते भर ट्रेंड में चल रहा है ना, उसको हम लेते हैं और एक डालते हैं। उसमें भी वीडियो आ चुका है, फटाफट जाके देख लो। और अभी जो संडे आ रहा है उसमें भी आएगा, तो आप उसको भी देखना। और साथ ही साथ में इकोनॉमी का ये शपथ पैच तो आग लगा ही रहे, तो आप देख ही रहे हो। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखिएगा। ओके, बाय बाय।